नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर। दोस्तों, रीट परीक्षा के लिए जिन्होंने गुजराती भाषा ली है उनके लिए शिक्षण पद्धति का टॉपिक चल रहा है और आज अपनी जो शिक्षण पद्धति है वो है प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट पद्धति क्या है, इसके सिद्धांत कौन से हैं, इसके सोपान कौन से हैं और इसके अंदर किस तरीके से विद्यार्थियों को फायदा हो सकता है। इस पद्धति का स्टार्ट जो है आप देखोगे तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूई, याद रखना मित्रों, जॉन ड्यूई जो है उनकी थ्योरी थी समस्यात्मक पद्धति, समस्या पद्धति। उसके आधार पर जॉन ड्यूई की जो थ्योरी थी उसके आधार पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक, याद रखना मित्रों, किलपैट्रिक ने ये प्रोजेक्ट पद्धति को हमें बताया है। प्रोजेक्ट पद्धति के जो जनक है वो किलपैट्रिक है। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े एजुकेशन शिक्षा शास्त्री थे और इन्होंने जो प्रोजेक्ट पद्धति के अंदर हमको बताया, इसमें ये बताया है कि इनके अनुसार हम ये चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे और केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं वरन उस स्तर तक जिसकी हम सभी आशा करते हैं। यानी शिक्षा एक बहुत बड़ा नजरिया है और ये सामाजिक जीवन ही नहीं वास्तविक जीवन के अंदर प्रवेश करे। ये एक आइडियोलॉजी बन के ना रहे, ये वास्तव में विद्यार्थी उसको सीखे और उसको अमल में लाए। इस तरीके की ये शिक्षा पद्धति है जिसको अपन प्रोजेक्ट पद्धति के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के अंदर आप देखते हो, मैं आपको गुजराती के अंदर समझाऊं कि प्रोजेक्ट पद्धति जे जॉन ड्यूई छे एनी समस्या पद्धति आधार माथे किलपैट्रिक्स नामना एक शिक्षा शास्त्री हता कोलंबिया विश्वविद्यालयना आ स्वरूप में रजू करेली छे। एमनो मीनिंग छे कि बालक स्वावलंबी स्वयं प्रेरित प्रवृत्तिने अनुसरणे छे અને તેની પાછળ તેની અખૂટ શક્તિઓનો સંચાર પામે છે। જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે શિક્ષણ પ્રક્રિયાને પ્રેરણા અને ઉત્તેજવા પ્રવૃત્તિ ઉપયોગી છે। બાળક આસપાસના સંજોગોમાંથી ઉદ્ભવી સમસ્યાને અનુભવે છે અને તેના ઉકેલ લાવવામાં સ્વપ્રવૃત્તિ કરે છે। जॉन ड्यूई विचारधारा साथे आ पद्धति संकड़ाયેલી છે। मतलब आसपास के माहौल में, कुदरती माहौल के अंदर, नेचुरल माहौल के अंदर आप देखोगे विद्यार्थी खुद उससे सीखने की कोशिश करता है और उससे नेचुरल प्रवृत्ति के माध्यम से कुदरती माहौल के अंदर उसके अंदर पैदा होने वाली समस्याओं को समझने की कोशिश करता है। वर्तमान शिक्षणनी मांग क्रिया द्वारा शिक्षण छे। प्रोजेक्ट पद्धतिमां क्रिया वास्तविक अनुभवो अने जीवन द्वारा अध्ययनने अनुसरवामां आवे छे। अध्यताय व्यवहार वास्तविक अने जीवन उपयोगी ज्ञान मळे तोय ज शिक्षण असरकारक बने। विद्यार्थीने स्वयं पोताना ध्येय तरफ पहोंचवा प्रवृत्तिशील बनावती पद्धति एटले कि प्रोजेक्ट पद्धति छे। शिक्षण ध्येय व्यवहारिक दक्षता मेळवो छे। बाळको स्वयं प्रेरित छता ध्येयथी प्रवृत्ति शाळा जीवनमां अनुभवता अनुभवोने वास्तविक जीवनमां वातावरणमां पार पाडवाना बाळकोना प्रयत्नो, तेमां सर्जती समस्याओ, तेनो उकेल मेळवानो के आनंद जेवी प्रक्रियाओ आ पद्धति में हार्ड रूप छे। तो कहेवानो मतलब शुं छे कि ज्यां ज्यां बाळक शिक्षा ग्रहण करे आ कुदरती माहौल में होय, आसपासनो वातावरण, आसपासनो जे माहौल होय एमांथी कई रीते बाळक सीखी सके અને આસપાસનો જે માહોલ હોય એને સ્વીકારે અને બાળક સામે જે સમસ્યાઓ આવે છે આ સમસ્યાઓનો પણ સમાધાન કરે। આ જ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ છે અને આ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ મેં તમે જોશો તો સ્વયં આ એના જનક જે છે કિલપૈટ્રિક આ એમ કીધું છે કે સામાજિક પરિસ્થિતિમાં હેતુપૂર્વકની સહાયતાથી કાર્ય કરવાની યોજના આ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ છે। તો મિત્રો આ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ તમે જોઈ રહ્યા છો એના જે તમે જોશો તો ઘણા ફાયદા છે અને એની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ શું છે આ તમને હું બતાવું कि एमनी विशेषताओं अथवा लाक्षणिकताओं जे छे आ शुं छे।
તો સ્વાધ્યાય કારણ પૂર્ણ થયા બાદ એમાં ચર્ચા ગોઠવાય છે। કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ એક કુદરતી માહોલમાં એક પ્રાકૃતિક માહોલમાં લઈ જાય ત્યાં પણ આ પદ્ધતિથી શિક્ષણ કાર્ય મેળવવાનું છે। ત્યાં જ્યારે આ સ્વાધ્યાય પૂરું થઈ જાવે પછી એને માથે ચર્ચા ગોઠવવાની હોય છે। આ એની મુખ્ય વિશેષતા છે। પ્રોજેક્ટ એ હેતુલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે। એમાં નાટક, સંવાદ, નમૂના, બનાવટ, નકશા, ચાર્ટનું સર્જન અને સ્કેલ પુટની બનાવટ, સ્થળ મુલાકાત, વ્યક્તિગત મુલાકાત અથવા એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ જેથી વિદ્યાર્થી જૂથમાં પ્રાયોગિક ધોરણે સર્જન કરે અને ત્યાંથી એમને શીખ મળે છે। આ બધી ક્રિયાઓ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિમાં હોય છે। કુદરતી માહોલમાં જાઓ, કોઈ બીજી જગ્યા જાય, ત્યાં કોઈ વ્યક્તિગત મુલાકાત કરો, સ્થળ મુલાકાત લો, કોઈ જગ્યાની મુલાકાત લો અને ત્યાં જાય કોઈ પણ વિષય વસ્તુ માથે ચર્ચા કરો। એમના અને આ ચર્ચામાં જે સમસ્યાઓ નીકળે છે, આ સમસ્યાઓ જે ઉદ્ભવ થાય છે એનું કેવી રીતે સમાધાન કરીએ, આ બધી વાતો માથે ચર્ચા થાય છે અને આ પ્રેક્ટિકલ મેથડ તરીકે આપણે એમને પણ ઓળખાઈ શકીએ છીએ। અને આ પદ્ધતિ પૂર્ણ થયા જરૂરી છે। પ્રવૃત્તિઓનું કુશળતાપૂર્વક આયોજન આ પ્રોજેક્ટ પણ માને છે। પ્રોજેક્ટની પરિપૂર્ણતા માટે વિદ્યાર્થીઓને સ્વેચ્છાપૂર્વક આનંદથી અને સહાયતાથી કાર્ય પૂરું કરવાની પરમિશન આપવાની જરૂર છે। પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપી દો। આ એમની રીતે કુદરતી માહોલમાં જાય, કોઈ વિષય વસ્તુનું સંકલન કરે અને ત્યાં એને માથે ચર્ચા કરે, એમને અધ્યયન કરે અને એનાથી જે સમસ્યાઓ હોય એમના સમાધાન હોય, આ પૂર્ણ રૂપથી વિદ્યાર્થી પોતાની રીતે કરી શકે। પ્રોજેક્ટ સહેજ પ્રવૃત્તિ છે। પ્રોજેક્ટની પ્રવૃત્તિ કુદરતી વાતાવરણમાં ત્યારે જ સાહજિક બને છે અને વિદ્યાર્થીઓને તમે સ્વતંત્રતા આપો, કુદરતી વાતાવરણ આપો ત્યારે આ પ્રવૃત્તિ સહેજ બને છે। પ્રોજેક્ટ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને શાलेय જીવનમાં જે અનુભવ આપવામાં આવે છે તેમના જીવનના સામાજિક પરિસ્થિતિના અનુભવો જેવા જ વાસ્તવિક અને હેતુપૂર્ણ હોવા જોઈએ। જે અનુભવ એમને મળે આ વાસ્તવિક અને હેતુપૂર્વક હોય ત્યારે આ પદ્ધતિ આપણે માટે બહુ જ્યાદા ફાયદેમંદ થાય છે। પ્રવૃત્તિઓને અંતે સત્ય, હકીકત અને નિર્ણયની સમીક્ષા થાય છે અને શક્ય હોય તો કશુંક નક્કર उत्पाद પણ કરવામાં આવે છે। કશુંક मतलब कुछ नया उत्पाद, नक्कर मतलब नया उत्पाद, इसमें कुछ नई बात सामने आए, ऐसा प्रयत्न इस प्रोजेक्ट पद्धति के माध्यम से किया जाना चाहिए। પ્રોજેક્ટની પ્રવૃત્તિ માટે જૂથની રચના કરવામાં આવે છે જેમાં નેતા અને વર્તમાન નિવેદક નિમણૂક કરવામાં આવે છે। પ્રોજેક્ટ के लिए अलग अलग ग्रुप, જૂથ પદ્ધતિ જે દળ પદ્ધતિ એનાથી પહેલા આપણે સ્ટડી કરી, એમાં જેમ જૂથની રચના કરવામાં આવે एवी ज रीते अलग अलग ग्रुप बना करके उसमें एक नेता और एक उसको संकलन करने वाले स्टूडेंट को उसमें तय किया जाता है और फिर उनको एक प्रोजेक्ट अलग अलग दे दिए जाते हैं। પ્રોજેક્ટ સ્વયં પ્રયોજનાત્મક હોય, સમસ્યાત્મક પરિસ્થિતિ અને સર્જનનો આનંદ જેવી બાબતો સાથે સંકળાયેલો હોય છે। प्रोजेक्ट जो होता है वो इंटरेस्टफुल होना चाहिए, जिससे कुछ नया सीखने को मिले, उससे ज्ञान प्राप्ति हो, तब जाके ये अपनी प्रयोजन जो प्रोजेक्ट विधि है ये सफल बनती है। अब इसमें अलग अलग तरीके का प्रोजेक्ट पे प्रकार है। जो क्लियोपैट्रिक है उन्होंने जब प्रोजेक्ट पद्धति के प्रकार अलग अलग दिए तो उन्होंने अलग क्या प्रोजेक्ट पद्धति के प्रकार बताए कि सर्जनात्मक के रचनात्मक प्रोजेक्ट होવો જોઈએ, આનંદાત્મક પ્રોજેક્ટ હોવો જોઈએ, સમસ્યાત્મક પ્રોજેક્ટ હોવો જોઈએ અને दृढ़ीकरण जिसके अंदर कुछ न कुछ हेतु हो ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए, विशिष्ट शैक्षणिक प्रोजेक्ट होવો જોઈએ। અને એના પછી આપણે કમ્પેરિઝન કરીને પ્રોજેક્ટના જે પ્રકારો જે છે તો એમાં એવી રીતે ડિવાઈડ કરી શકીએ। સમયની દ્રષ્ટિ પેલો આવે છે સમયની દ્રષ્ટિ। તો સમયની દ્રષ્ટિમાં તમે જોશો ને તો એક દિવસનો પ્રોજેક્ટ છે, અઠવાડિયેનો એટલે કે એક સપ્તાહ, અઠવાડિયું मतलब एक सप्ताह का प्रोजेक्ट हो और पखवाड़े એટલે કે 15 दिन का हो या महीने का प्रोजेक्ट हो। વિષયની દ્રષ્ટિ બીજો આવે છે વિષયની દ્રષ્ટિ। તો વિષયની દ્રષ્ટિમાં ઇતિહાસનો પ્રોજેક્ટ છે, રાજનૈતિક શાસ્ત્રનો છે, ગણિતનો છે, આંકડા શાસ્ત્રનો છે, ગમે તે તત્વજ્ઞાનનો હોય, અલગ અલગ વિષયનો પ્રોજેક્ટ પણ હોવો જોઈએ। સંચાલનની દ્રષ્ટિ मतलब वर्ग अथवा कक्षा अथवा ग्रुप के हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। और हेतुओं की दृष्टि से
હેતુ દ્રષ્ટિ. તો આ ચાર તરીકેનો પ્રોજેક્ટ થઈ શકે, સમયની દ્રષ્ટિ, વિષયની દ્રષ્ટિ અને સંચાલનની દ્રષ્ટિ અથવા હેતુની દ્રષ્ટિથી. તો આ ચાર તરીકેના પ્રોજેક્ટ આપણે સામે આવી શકે. હવે પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના જે મુખ્ય સિદ્ધાંત છે, આધારભૂત 6 સિદ્ધાંત છે, આ 6 સિદ્ધાંત આ છે. તમે એમનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો અને આ 6 સિદ્ધાંત જે છે આ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. પહેલો સિદ્ધાંત છે હેતુનો સિદ્ધાંત. એટલે કે પ્રોજેક્ટ કાર્યનો નિશ્ચિત સમય ઉદ્દેશ્ય હોવો જોઈએ, હેતુ હોવો જોઈએ, જાણ અને स्पष्ट ख्याल विद्यार्थियों ने होना चाहिए. कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं उसका उद्देश्य क्या है, इसकी अपन को विद्यार्थियों को ये जानकारी देनी चाहिए. दूसरा आता है क्रियाशीलता सिद्धांत. વિદ્યાર્થીઓને સ્વયં પ્રવૃત્તિ કરવાનો ગમે છે. પ્રોજેક્ટ કાર્ય ક્રિયા પ્રધાન હોય છે. ક્રિયા દ્વારા મેળવેલું જ્ઞાન स्थायी અને ઉપયોગી બને છે. कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसके अंदर एक क्रिया होनी चाहिए और विद्यार्थियों को फ्री कर देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से उस प्रोजेक्ट को कुदरती माहौल के अंदर कर सके. तीसरा आता है वास्तविकताનો સિદ્ધાંત. प्रोजेक्ट कार्य जीवनના वास्तविक अनुभव पर आधारित होવો જોઈએ. मतलब जो घटनाएं मनुष्य के जीवन में घट चुकी है उसके हिसाब से वास्तविकता के आधार पर होना चाहिए प्रोजेक्ट का सिद्धांत. चौथा आता है स्वतंत्रताનો સિદ્ધાંત. પ્રોજેક્ટ કાર્યમાં વિદ્યાર્થીઓને નિર્ણય માટે અને પ્રવૃત્તિ માટે બિલકુલ સ્વતંત્ર હોવા જોઈએ. विद्यार्थी अपने हिसाब से निर्णय कर सके, अपने हिसाब से प्रवृत्ति कर सके. जो उनको विषय वस्तु दिया गया है उसके ऊपर वो अपने मर्जी से जितनी कल्पना के माध्यम से, जितनी उनकी सृजनात्मक पावर है उसके माध्यम से कर सकते हैं, उस तरीके से करना चाहिए. फिर नेक्स्ट आता है अनुभवનો સિદ્ધાંત. અનુભવનો કે સામાજિક વિકાસનો સિદ્ધાંત. પ્રોજેક્ટ કાર્યમાં ક્રિયા દ્વારા અનુભવ મેળવી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. વિદ્યાર્થીઓને સમૂહ કાર્યનો, લોકશાहीનો, सामाजिक जीवनનો पाठ सीखवा મળે છે. जब ग्रुप में वहां जाते हैं विद्यार्थी प्रोजेक्ट पे तो उनको सभी तरीके का एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वे से, लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लोकशाही की व्यवस्था से कार्य करना पड़ता है. सामाजिकता का उनके अंदर विकास होता है और समूह की भावना का भी उसके अंदर विकास होता है. नेक्स्ट आता है लास्ट उपयोगिताનો સિદ્ધાંત. એટલે કે પ્રોજેક્ટ કાર્ય દ્વારા પ્રાપ્ત જ્ઞાન ઉપયોગી બને, વ્યવહારિક હોય છે અને જરૂરિયાત પૂરતો હોય છે અને નવ સર્જન તત્પર બને છે. इसमें मिलने वाला जो ज्ञान होता है वो उपयोगी हो, जरूरत के हिसाब से हो और उससे कुछ नया अपने को सीखने को मिले. तो ये प्रोजेक्ट पद्धति के 6 मुख्य सिद्धांत है. अब नेक्स्ट आता है आपके पास योग्य, इसके प्रोजेक्ट जो पद्धति है इसके स्टेप क्या है, इसके सोपान क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ. ये आपने नोट कर लिया होगा. अब इसके जो सोपान जो है वो है, सबसे पहला सोपान आता है योग्य परिस्थितिનો निर्माण. ये मैं पूरा इसको साफ कर देता हूँ. योग्य परिस्थिति का निर्माण पहलो सिद्धांत, सॉरी पहलो स्टेप जे છે એમનો પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિનો યોગ્ય પરિસ્થિતિનો निर्माण. યોગ્ય પરિસ્થિતિનું નિર્માણનો મતલબ શું છે કે પ્રોજેક્ટ કાર્ય માટેની સમસ્યા વિદ્યાર્થીઓને રજૂ કરે તેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ વાતચીત, ચર્ચા, ચિત્રદર્શન, પ્રશ્નો દ્વારા, કથન દ્વારા, સમાચાર ચેનલના માધ્યમથી, પર્યટન વગેરેના માધ્યમથી માનસિક રીતે તત્પર બનાવવામાં આવે છે. પ્રોજેક્ટ કાર્ય માટે યોગ્ય પરિસ્થિતિ સર્જન થાય તો વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ શકે, સક્રિયતા દાખવે અને જેથી प्रोजेक्ट सरल बनी सके. मतलब हमें ऐसी एक परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखा, आपसी बातचीत करे, ग्रुप डिस्कशन करे, चैनल के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से उनको सिखाया जाए और विद्यार्थियों के अंदर उसके अंदर उत्साह बना रहे. ये इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट आता है विषय पसंदगी. दूसरा जो स्टेप है इसका, ये इसके चरण है, याद रखना चरण. दूसरा आता है विषय पसंदगी. विषय पसंदगी के अंदर कि प्रोजेक्ट हमारा जो है विद्यार्थियों की विषय के अकॉर्डिंग होना चाहिए. किस तरीके का उनका सब्जेक्ट, उनका विषय जो है इंटरेस्टफुल हो, उस हिसाब से प्रोजेक्ट बने. शैक्षणिक दृष्टिए मूल्य धराव तो સમય ખર્ચને સમય અને ખર્ચની મર્યાદા અનુરૂપ અને
વાસ્તવિક જરૂરિયાતમાંથી ઉદ્ભવતો હોય તેવા વિશે વિદ્યાર્થી દ્વારા તેમની સાથે ચર્ચા વિચારથી કરી શકે એવો પ્રોજેક્ટ આપણો હોવો જોઈએ। तीजो आवे छे, तीसरा इसमें आता है आयोजन। तीसरा स्टेप जो है आयोजन। आयोजन किस तरीके का होना चाहिए प्रोजेक्ट मेथड के अंदर आप देखिएगा कि आ सोपान बहु ज महत्वनो छे, एमां पण विद्यार्थीओनी भागीदारी होवी जोईए। आवी अनुभवी शिक्षकों पण सामेलगिरी जरूर छे। कैसे? उसके अंदर हेतु होने चाहिए, प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य होना चाहिए, प्रोजेक्ट की विषय वस्तु होनी चाहिए, प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप का निर्माण, जूथ रचना हुई चाहिए, प्रोजेक्ट का लास्ट में मूल्यांकन। ये इसके 4 स्टेप आते हैं आयोजन के अंदर। हेतु, विषय वस्तु, जूथ कार्य अने मूल्यांकन, आ 4 स्टेप प्रोजेक्ट ની આયોજન પદ્ધતિ में स्टेप में आ स्टेप में હોવા જોઈએ। ચોથો આવે છે અમલ। હવે જે પ્રોજેક્ટ તમે વિદ્યાર્થી લીધું છે એના માથે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોજેક્ટ કાર્યકારીની સમજ આપવી હોવી જોઈએ। હેતુઓની જાણ કરવામાં રચાવેલો જૂથોની કાર્ય સોંપણી કરવામાં આવે અને તેઓને જરૂરી સંદર્ભ સાહિત્ય યાદી આપવા આવે। વિદ્યાર્થીઓને પોતાને જૂથને ફાળે। इसमें क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं। उस ग्रुप के अंदर हर एक ग्रुप के अंदर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनके उद्देश्य, उनकी विषय वस्तु, उनसे रिलेटेड सहायक सामग्री, उनसे रिलेटेड और सारी जानकारी उनको सौंप दी जानी चाहिए। फिर विद्यार्थियों को फ्री कर देना चाहिए कि आप अपने हिसाब से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके लेके आओ। अमल में विद्यार्थी खुद करेंगे, उनको फ्री माहौल देना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से वो कार्य कर सके। और फिर आता है जूथ अने अहवाल। चौथा आता है, पांचवा आता है जूथ अने अहवाल। जूथ और अहवाल का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट में अलग अलग ग्रुपों का निर्माण करना चाहिए। जैसे अपन ने एक ग्रुप बना दिया, अलग दल, उसको नाम दे दिया, दूसरे ग्रुप को अलग दे दिया, फिर उनको ग्रुप को जो प्रोजेक्ट सौंपते हैं वो प्रोजेक्ट वो कर लेते हैं। और अहवाल का मतलब होता है लास्ट में उसकी रिपोर्ट बनाना। अहवाल का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट तैयार करके। प्रत्येक ग्रुप जो होता है वो अपने अपने हिसाब से उस कार्य को करके फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करता है कि उन्होंने किस तरीके से ये कार्य किया है। तो ये सारे प्रोजेक्ट पद्धति के सोपान है, चरण है, आप इसको देख सकते हो। और सबसे लास्ट में आता है मूल्यांकन, जो अंतिम सोपान जो है, इसके 6 सिद्धांत है और 6 इसके सोपान है। मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट अपन ने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, उस ग्रुप के अंदर से वापस उसको लेकर के समराइज करके फिर उसको अपन चेक करते हैं। शिक्षक उसको चेक करता है, फिर उनको मूल्यांकन देता है कि इस ग्रुप को जो प्रोजेक्ट दिया था वो उन्होंने अपने उद्देश्यों के, जो उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था उसके हिसाब से अच्छा किया है, इनको ये मार्क्स दिए जाते हैं, इस ग्रुप को ये मार्क्स दिए जाते हैं, इस ग्रुप को अलग मार्क्स दिए जाते हैं। जिससे क्या होता है, विद्यार्थियों के अंदर उनका मूल्यांकन होता है, उनके अंदर भी उत्साहवर्धन होता रहता है और प्रशंसा भी, उनको अच्छे कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित और प्रेरणा भी मिलती है। तो ये प्रोजेक्ट विधि के स्टेप थे। इसके अलावा आप देखोगे इसका महत्व क्या है और इसकी मर्यादाएं क्या है और इसको अपन किस तरीके से टीचिंग के अंदर काम में ले सकते हैं। तो आप देखोगे प्रोजेक्ट पद्धति के महत्व क्या है। प्रोजेक्ट पद्धति मनोविज्ञान, तत्परता, पुनरावर्तन, संतोष અને અસરના નિયમો અનુસરે છે તેવી આ પદ્ધતિ અધ્યયન વ્યવસ્થિત રીતે થાય છે। मनोवैज्ञानिक रूप से इसमें बहुत अच्छे तरीके से संतोष अनुभव होता है प्रोजेक्ट पद्धति के माध्यम से। आ पद्धति अनुभव, प्रवृत्ति, क्रिया द्वारा सीखवी होवेथी शिक्षण रसप्रद बने छे। सौथी इंपोर्टेंट बात है कि अनुभव से, करके सीखने से, ये पद्धति क्या है, कुछ करके सीखने से बहुत ज्यादा मतलब उत्साह वाली, रस प्रदान वाली ये पद्धति होती है। विद्यार्थीओ कुदरती वातावरण में वास्तविक अने व्यवहार शिक्षण मेळवे छे। सबसे अच्छा स्वाध्याय का ये तरीका है। विद्यार्थी कुदरती माध्यम से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में लोक सहायी रीत, रसम आजमावती होवाथी विद्यार्थीओने कार्य परत्वे रुचि जन्मे छे। आथी तेनाथी अध्ययन प्रवृत्तिमां सामेलगिरी अने सक्रियता वधे छे। इसमें एक डेमोक्रेटिक भावना पैदा होती है, लोकशाही की भावना पैदा होती है। सभी ग्रुप, सभी स्टूडेंट, सभी साथ में मिलकर कार्य करते हैं,
जिसके कारण क्या होता है, उनके अंदर सक्रियता की भावना भी पैदा होती है कि हम सभी मिलकर इस प्रोजेक्ट को करना है। इसके बाद दरेक विद्यार्थी પોતાની શક્તિ અને रुचि प्रमाणे कार्य करवानी तक મળે છે। पहला ही बताया था कि इसमें विद्यार्थियों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, तो अपनी रुचि और उनके इंटरेस्ट के माध्यम से उनको तक मतलब अवसर मिलता है कार्य करने का, जिसके अंदर विद्यार्थी अपने हिसाब से इस कार्य को करता है। विद्यार्थियों में धीरज, सहकार, आत्मविश्वास, श्रम गौरव जेवा गुण विकसे छे। अच्छे पॉजिटिव बातें विद्यार्थियों के अंदर विकास होता है, उनमें सहकार की भावना, सहकार मतलब सहयोग की भावना बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, श्रम गौरव, काम करने के प्रति उनको गौरव अनुभव होता है। तो ये सब इसके महत्व है। तर्क, कल्पना, अनुमान, खोज, समस्या उकेल, निर्णय जेवा वगैरह जेवी मानसिक शक्तियों विकसे छे। इन सभी गुणों का विद्यार्थियों के अंदर विकास होता है। अब इस पद्धति की कुछ मर्यादाएं भी है जो मैं आपको बताता हूँ। मर्यादाएं क्या है? आ पद्धति कार्य करवाથી आर्थिक खर्च વધુ થાય છે અને દરેક શાળા ઉપાડવા તૈયાર ના થાય। अपन को जब बाहर कहीं जाके कुछ टीचिंग करनी होती है अलग जगह पे, तो वहाँ थोड़ा पैसा खर्च होता है और हर एक विद्यालय के पास इतना फंड नहीं होता है कि बाहर जाके किसी स्थल की जाके वहां पर पर्यवेक्षण करना होता है, तो ये थोड़ा आर्थिक रूप से महंगा पड़ता है। समग्र एकम ने ज्ञान नो सातत्य जानावातो नहीं। इसमें एक जिस क्लास को लेके जाओगे उसको तो समझ में आ जाएगा, बाकी विद्यार्थियों को उसके अंदर समझ में नहीं आएगा। जैसे 6th क्लास या 8th क्लास के 3-4 अलग अलग ग्रुप है, उसमें जिस ग्रुप को ले जाएंगे वो सीखेंगे, बाकी वालों को इतना उस चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाता है। કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને જૂથમાં ચર્ચા કરતા નથી। जो ग्रुप बनाए उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन चर्चा में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ज्ञान ख्यालात्मक स्तरे पहुंचतो नहीं। अब वो प्रैक्टिकल करते हैं तो जो सीधा उनको दिखता है उस तरीके से करते हैं, तो इमेजिनरी पावर जो होता है उनका, कल्पना शक्ति, वो उसके अंदर रुक जाती है। प्रोजेक्ट हाथ धरना शिक्षक ने पूरतो मार्गदर्शन અને સહાય મળતી નથી। अब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए इस मेथड के माध्यम से जो टीचर ले जाता है उसको पूर्ण रूप से विद्यालय की तरफ से सहकार, सहयोग, आर्थिक रूप से इतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। समृद्ध पुस्तकालय दरेक शाला પાસે હોતું નથી। આ પણ એમની એક લિમિટેશન છે। છતાંય પણ પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિમાં વર્ગખંડમાં ક્લાસમાં કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે એને માટે શું કરવાનું કે પ્રોજેક્ટ કાર્યની પસંદગીમાં વિદ્યાર્થીઓને સહયોગ લેવો જોઈએ। जब भी अपन को प्रोजेक्ट मेथड के हिसाब से कहीं पे जाके सीखने के लिए कोई जगह सेलेक्ट करते हैं, तो पहले विद्यार्थियों से डिस्कस करना चाहिए कि अपन को किस जगह पे जाना है, किस स्थल की सैर करनी है, किस स्थल के बारे में जानना है। तो विद्यार्थियों का सहयोग लेकर अपन इसको और ज्यादा असरकारक बना सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्यनी पसंदगी पछी विद्यार्थियों सहयोग थी प्रवृत्ति विचारवी। अब विद्यार्थियों ने बता दिया कि अपन को इस स्थल पे जाना है, तो अब इसमें कौन सी प्रवृत्ति अपन को करनी है, ऐतिहासिक तथ्य से अथवा राजनीतिक तथ्य से करनी है अथवा कोई सामाजिक या आर्थिक रीत से वहां पर जाके स्टडी करनी है, तो वो भी विद्यार्थियों की सहयोग की भावना से ही कंप्लीट हो पाता है। इसके बाद देखिए आप कि विद्यार्थियों ने जूथ रचना करती वक्त दरेक जूथ में समानता जळवाय ते बाबतों ध्यान लेवो જોઈએ। अलग अलग जब अपन ग्रुप की रचना कर रहे हैं तो उसमें से सभी ग्रुपों के अंदर समानता बनी रहे, इस चीज का ध्यान रखना है। अपन को इस बात का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों ने कार्य में सौंपने समय तेमना रस, रुचि, वलन शक्ति ने ध्यान में लेवो જોઈએ। अब जब उनको कोई कार्य दिया जा रहा है तो कुछ विद्यार्थियों को हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज है तो उनको हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट दे दो, किसी को पॉलिटिकल से रिलेटेड है तो उनको पॉलिटिकल रीत का प्रोजेक्ट दे दो, किसी को मैथ्स का है, साइंस का है, तो उस तरीके का अलग अलग प्रोजेक्ट उनको उनकी रुचि के हिसाब से, उनके कार्य करने की क्षमता के हिसाब से उनको देना चाहिए। प्रोजेक्ट कार्य दरमियान विद्यार्थियों ने जरूरी माहिती અને मार्गदर्शन આપવું જોઈએ। जो उनको जरूरी गाइडेंस होना चाहिए वो देना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से कर सके। विद्यार्थियों ना उत्साह जळवाई रहे ते रीते शिक्षक व्यवहार राखवो। शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के अंदर उत्साह बना रहे। અને शिक्षक मित्र અને मार्गदर्शन की भूमिका में निभावो જોઈએ। शिक्षक को यहाँ पर एज ए मित्र के तरीके से, शिक्षक की
जगह मित्र तरीके से उनको सिखाना चाहिए, जिसके कारण वो अच्छे से सीख सकते हैं। પ્રોજેક્ટ કાર્યની સફળતા નિષ્ફળતા અંગે પ્રદર્શનની મુલાકાત, નોંધ, જૂથ કાર્યોનું નિરીક્ષણ મૌલિક કે લેખિત कसौटी द्वारा अचूक करવો જોઈએ। अब जो भी विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट किया है उसके अंदर आपको मूल्यांकन करना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए, प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए, तो अपने प्रोजेक्ट कार्य की महत्ता बनी रहती है। तो ये प्रोजेक्ट पद्धति थी, अपन इसको किस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। स्वाध्याय की सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति जिसमें विद्यार्थी को सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि इसमें खुद करके सीखता है विद्यार्थी, इस कारण ये पद्धति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल कैसे आ सकते हैं, प्रोजेक्ट पद्धति किस पद्धति के आधार पर है, तो जॉन डुई की समस्या पद्धति के आधार पर है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक जनक है। किलपैट्रिक कौन थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े एजुकनिस्ट, शिक्षा शास्त्री जिनको कह सकते हैं, वो थे। और फिर इसके सोपान क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। स्वाध्याय की सबसे बेहतरीन पद्धति है, तो ऐसे सवाल अपने एग्जाम में इस पद्धति से रिलेटेड आ सकते हैं। तो आज इस पद्धति के अंदर प्रोजेक्ट पद्धति करके सीखने वाली पद्धति है, इसमें इतना ही। नेक्स्ट पद्धति और लास्ट एक ही बची है जो अपन कल ले लेंगे, और उसके बाद अपन भाषा कौशल और व्याकरण के टॉपिक लेंगे। तो आप ग्रुप पे, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे बहुत अच्छी कल डिस्कस हो रहा था समास के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, इस कारण इतना आपको उस पे समय वापस नहीं दे पाया, लेकिन जब अपन व्याकरण के टॉपिक लेंगे तब बराबर उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे और एक दूसरे के साथ अपन समझेंगे। भाषा कौशल के टॉपिक है, गद्यांश और पद्यांश के हैं, सारे टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। कल एक लास्ट शिक्षण पद्धति है, कल के चैप्टर के अंदर वो भी आ जाएगी, और उसके बाद भाषा कौशल और व्याकरण पेपर सॉल्यूशन भी होगा, और साथ ही साथ ग्रुप पे अपन क्विज भी करेंगे। मैं आपको कुछ सवाल भेजूंगा, या आप में से कुछ सवाल प्रीवियस पेपर के इम्पोर्टेंट सवाल, सीटेट के, राजस्थान रीट के अंदर गुजराती के, जो सीटेट में गुजराती के क्वेश्चन आए हैं वो भी अपन देखेंगे, और यहाँ पर जो एचटेट टाट की परीक्षा में गुजराती के जो सवाल आते हैं उस तरीके के सवाल भी अपन लेंगे। तो इससे क्या होगा, अपना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो एक शिक्षण पद्धति और बची है, वो पूरी हो जाएगी, और उसके बाद अपन भाषा कौशल और व्याकरण के टॉपिक लेंगे। तब तक एक आपसे निवेदन, ग्रुप के अंदर डिस्कस होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन हो बहुत अच्छे तरीके से, और आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा भी लगता है कि हम दूर दराज एरिया में रह रहे हैं, राजस्थान के अंदर रीट की परीक्षा दे रहे हैं, गुजराती का जहाँ माहौल कम है, फिर भी कोई डूंगरपुर से है, कोई बाड़मेर से है, कोई भरतपुर से है, अलग अलग जगह के एरिया के विद्यार्थी सभी एक दोस्त की तरीके से अपन मिल करके अपना जो लक्ष्य है रीट की परीक्षा को क्लियर करना, गुजराती के माध्यम से अपन उसका रास्ता बहुत सरल बन जाए, ऐसा अपन को प्रयास करना है। उदयपुर से बहुत सारे मित्र हैं जो इसके अंदर ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेंट हो रहे हैं। तो आप सभी इस अपने राजस्थान के जितने भी है, जहां जहां के भी मित्र हैं, चाहे उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, भरतपुर, कहीं के भी हो, सभी एक दूसरे का सहयोग करें, और सहयोग की भावना से अपन अपना रीट का पेपर क्लियर करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो बढ़िया तरीके से पढ़िए, बाकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कह सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और एक हेल्दी स्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव माहौल अपना बना रहे। कल वाला डिस्कशन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप ऐसे ही करते रहे। अपन को एक प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म का अपन पूरा अच्छे तरीके से अपने एजुकेशन के हिसाब से उसको उपयोग में ले। बाकी कोई एक्टिविटी उस पर फालतू की अपन को नहीं करनी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कल एक अंतिम शिक्षण पद्धति, और उसके बाद अपन भाषा कौशल और व्याकरण के टॉपिक लेंगे। तो तब तक आप YouTube चैनल, आप सभी को पता है, मेरा आपसे फिर निवेदन, क्लिक फॉर कैरियर। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि कहीं प्लेटफॉर्म मिला है हमें इस काम को करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, और उसमें मैं कुछ आपके लिए भागीदार बन रहा हूं, तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करवाना, शेयर करवाना, और इसको लाइक करवाना, कमेंट करना। मित्रों, इसमें सिर्फ गुजराती भाषा और रीड के रिलेटेड ही नहीं है, गुजरात की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी जानकारी दी जाएगी, राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी दी जाएगी। मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूं, तो हिस्ट्री से रिलेटेड और करंट जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी है, साहित्य की भी बातें होगी यहाँ पर,
तो आपको सब मिलेगा। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करवाना ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों से, अपने ग्रुप से, और इसको शेयर करवाना और इसको लाइक करवाना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू मित्रों, याद रखना, क्लिक फॉर कैरियर। थैंक यू।